हाँ जी, नमस्कार। तो आप लोग जुड़ जाइए इस क्लास से। शुरू करते हैं आज का सेशन। आप सभी का TSW टीचर्स वाला के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। मैं कवि शेरुदान सिंह चारण आपके बीच उपस्थित हुआ हूँ इंडियन पॉलिटी के साथ। ठीक है, मैं थोड़ा आप जो कमेंट करेंगे वो सेक्शन खोल लेता हूँ ताकि मुझे आपके कमेंट दिखाई दे। हाँ जी, तो जो विद्यार्थी जुड़ चुके हैं वो एक बार मुझे बता दें, आवाज़ वगैरह क्लियर आ रही है? हाँ जी, एक बार बताएं कि आवाज़ वगैरह क्लियर आ रही है, अच्छे से दिख रहा है आपको? जो जुड़ चुके हैं वो एक बार बताएं और सभी विद्यार्थी जुड़े। ठीक है। ठीक है, ओके ओके। चलिए, तो जो जुड़ चुके हैं वो एक बार इसको शेयर कर दें, जो भी आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ जाएं। तो फिर हम हमारी जो बात पहुंचाना चाहते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे। ठीक है, और अच्छा कंटेंट सभी को मिले। आपके जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वहाँ पर आप इसको शेयर कर दें। ठीक है, एक बार सभी विद्यार्थी जुड़ जाएं तो उसके बाद अपन शुरू करेंगे। आज की क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ठीक है, चलिए तो करते हैं शुरू। जैसा कि आप जानते हैं कि कल हमने भारतीय संविधान की एक श्रृंखला शुरू करी, एक सीरीज शुरू करी, और उसमें सबसे पहले हम भारत के राष्ट्रपति को पढ़ रहे हैं। राष्ट्रपति जो संवैधानिक पद है हमारा, हम उसकी बात कर रहे हैं। और कल हमने इसके संबंध में खूब सारी बातें की और राष्ट्रपति से संबंधित हमने शुरुआती आर्टिकल्स भी देखे। उससे पहले हमने ये देखा कि भारतीय संविधान का भाग 5 क्या कहता है, उसके कितने चैप्टर हैं, वो कौन से अनुच्छेद से लेकर किस अनुच्छेद तक है, वो तमाम बातें हमने की थी। ठीक है, तो करते हैं शुरू। आज की क्लास में हम राष्ट्रपति के निर्वाचन को लेकर के चर्चा करेंगे। और जिन विद्यार्थियों ने कल की क्लास नहीं ली वो इस क्लास के बाद ले लेना। अभी जरूरी नहीं कि पहले ये वो लो तब ये समझ में आएगी, ऐसा कुछ नहीं है। आप एक काम करना, पहले इस क्लास को ले लेना और फिर समय मिले तो उसके बाद आप वो क्लास जो फर्स्ट इसका पार्ट आया वो भी ले लेना। और मैं फिर कह देता हूं आपको, आरपीएससी के बदलते पैटर्न के अनुसार आपको डीप में जाकर के पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, और आपको गहराई से सब्जेक्ट को पढ़ना पड़ेगा, तभी जो है वो आप कुल मिलाकर के प्रश्नों को हल कर पाओगे। ठीक है, हाँ करें शुरू। चलिए ठीक है, इधर देखें। तो अगर आप मैं आपसे बताना चाहूँगा आपको कि भाई असिस्टेंट प्रोफेसर, कॉलेज लेक्चरर, सेकंड ग्रेड टीचर, पीएसआई यानी एसआई, आरएस वगैरह की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ठीक है, अब देखें, आज की जो क्लास हम शुरू करेंगे बेटा, वो करेंगे आपके आर्टिकल यहां से। आज की हमारी क्लास शुरू होगी आर्टिकल 54 से, आर्टिकल 54 से। ठीक है, तो देखो, पहले कुछ चीजों को समझना, उसके बाद हम आगे की बात करेंगे। तो वापस मुझे बताइए, राष्ट्रपति के निर्वाचन की अगर हम बात करें तो कैसे होता है निर्वाचन, कौन करता है निर्वाचन, कौन कौन से आर्टिकल इससे रिलेटेड है, कौन कौन से अधिनियम इससे रिलेटेड है, उसकी हम बात करेंगे। तो जैसे अनुच्छेद 54 की मैं बात करूं, उसमें निर्वाचक मंडल की बात है। अनुच्छेद 55 में निर्वाचन की पद्धति है। अनुच्छेद 57 में पुनर्निर्वाचन की बात है। और अनुच्छेद 62 की अगर मैं बात करूं तो उसमें कि भाई पहले वाले राष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा होने से पहले अगले राष्ट्रपति के लिए चुनाव करवा लिए जाने चाहिए। ठीक है, इस चीज को थोड़ा समझना। और 71 के अंदर हम बात करें तो अगर निर्वाचन से संबंधित कोई विवाद हो जाता है तो फिर उसका जो समाधान है या मान लीजिए उस पर सुनवाई जो है वो केवल सुप्रीम कोर्ट ही करेगा। केवल कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट करेगा। तो ये तो सारे आर्टिकल्स जो है वो निर्वाचन से संबंधित है। इसके अलावा अधिनियमों की अगर मैं बात करूं
तो आप सब जानते हो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम 1952 वाला है। इसके अलावा एक राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति निर्वाचन नियम है 1974 के, तो वो सारे हैं। यहाँ पे मैं एक चीज और लिखता हूं, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम 1952 ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना। प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन एक्ट है 1952 का, जिसमें हमने समय समय पर संशोधन भी किए थे, ठीक है, इसमें अमेंडमेंट हो चुके हैं। इसके अलावा एक राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति निर्वाचन, ये तो अधिनियम है, एक नियम है, रूल है, और वो है आपके 1974 के। तो इस प्रकार से हम बात करें तो राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित कि भाई सबसे पहले राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है, राष्ट्रपति का निर्वाचन कौन करते हैं, ठीक है, और इससे रिलेटेड आर्टिकल्स कौन से हैं और इससे रिलेटेड अधिनियम कौन कौन से हैं, तो हम तमाम बातें करेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो जैसे 54 के अंदर, आर्टिकल 54 के अंदर एक निर्वाचक मंडल है कि भाई राष्ट्रपति को सीधे, आपको पता है डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता, राष्ट्रपति का इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। तो कॉमन सी बात है, राष्ट्रपति को कौन लोग चुनेंगे, ठीक है, तो जो खास खास लोग होंगे, फिर उनसे एक निर्वाचक मंडल बनेगा, उसकी जानकारी दे रखी है 54 के अंदर। इसके अलावा मैं बात करूं आपके तो 55 के अंदर निर्वाचन की पद्धति दे रखी है कि भाई निर्वाचन जो है राष्ट्रपति का चुनाव होगा कैसे। इसके अलावा 57 में पुनर्निर्वाचन की बात हो रखी है कि भारत में कोई भी व्यक्ति कितनी भी बार राष्ट्रपति बन सकता है, ठीक है। एक बार अगर वो राष्ट्रपति रह चुका है तो अगली बार भी वो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है और रह भी सकता है, अगली बार भी वो राष्ट्रपति का चुनाव लड़के अगर जीतता है तो रह भी सकता है। और आपके 62 के अंदर है कि भाई पहले वाले राष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा होने से पहले अगले राष्ट्रपति के क्या करवा लो, चुनाव करवा लो। और 71 में है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित अगर कोई विवाद हो जाता है तो उसकी सुनवाई कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट करेगा। इसके अलावा राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम है 1952 का, जिसमें हमने अभी तक 3 बार संशोधन कर दिया है, समय समय पर हम उसमें संशोधन कर रहे हैं। और इसके अलावा एक रूल है, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन रूल है, जो कि 1974 के हैं। तो उन तमाम में तो अब एक चीज समझना, यहां पर अगर मैं बात करूं, यहां देखो, ध्यान से सुनना, देखो बाद में पूरी चीज समझेंगे। राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है, राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वो कैसा होता है बताओ, देखें, अप्रत्यक्ष होता है, ठीक है, आप सब जानते हो। इनडायरेक्ट होता है, डायरेक्ट नहीं होता। डायरेक्ट कैसे होता है, पब्लिक सीधे राष्ट्रपति को चुने। तो पहले मुझे ये बताओ कि भारत में राष्ट्रपति को पब्लिक अगर सीधे चुनती है तो क्या ये प्रैक्टिकली देखा जाए तो क्या ये संभव है? हालांकि आज हमारे पास में संसाधन है, आज कोई तकलीफ नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी आप जरा सोचें कि पूरे देश से एक व्यक्ति को क्या करना है बताओ, देखें, अपन कह सकते हैं चुनना है, ठीक है। तो उसको पूरे देश के लोग, भाई आज तो चलो अपन कह सकते हैं हमारे पास में ऐसे रिसोर्सेस हैं, ऐसे संसाधन हैं, ठीक है, ऐसे मीडियम अपन कह सकते हैं जिससे कि लोगों तक पहुंचा जा सकता है। लेकिन उस समय जब हमने हमारा सारा सिस्टम ये शुरू किया था, उस समय लोग जानते ही नहीं थे। राष्ट्रपति चुनाव में जो लोग खड़े होते हैं, जो लोकप्रिय 2-4 लोग ही थे भारत के अंदर जिनको सारे लोग जानते थे। तो अगर मैं बात करूं, ध्यान से सुनना, इस चीज को समझना कि अप्रत्यक्ष रखना हमारे लिए क्या था बताओ, देखें, जरूरी भी था। और फिर एक आदमी के लिए चुनाव करवाना, ठीक है, पूरे देश में, तो जरा सोचो किस प्रकार का, कितना बड़ा अपन कह सकते हैं सिस्टम चाहिए होगा। तो इसमें अप्रत्यक्ष हमने क्या रखा बताओ, देखें, निर्वाचन। अप्रत्यक्ष निर्वाचन का मतलब सीधा सीधा है कि भाई जनता सीधे पार्टिसिपेट नहीं करेगी। तो फिर क्या होगा कि भाई कुछ खास लोग जो है वो राष्ट्रपति को चुनेंगे, कुछ खास लोग, और वो खास लोग ही फिर क्या बनते हैं बताओ, देखें, इन खास लोगों से ही राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल बनता है, जो कि आपका आर्टिकल 54 के अंदर दे रखा है, राष्ट्रपति को कौन कौन लोग चुनेंगे। अभी हम बात करेंगे इस पर भी। तो वापस समझना, राष्ट्रपति का निर्वाचन तो कैसे होता है, अप्रत्यक्ष होता है, ठीक है, डायरेक्ट नहीं होता, इनडायरेक्ट होता है। अप्रत्यक्ष का मतलब है कि कुछ खास लोग मिलकर है जो राष्ट्रपति को चुनेंगे। तो वो खास लोगों से मिलकर क्या बनेगा, निर्वाचन मंडल बनेगा, और वो कुल मिला के आर्टिकल 54 में स्पष्ट रूप से दे रखा है। अच्छा, यहां पर अब एक चीज और समझना, अगर मैं बात करूं तो जैसे अगर मैं आपसे बात करूं कि भाई ये निर्वाचक मंडल है जो खास खास लोगों से बना हुआ है, अब हमें ये देखना था कि जैसे आप सबको पता है कि राष्ट्रपति के चुनाव में हम संघीय ढांचे को प्राथमिकता दें या परिसंघीय ढांचे को प्राथमिकता दें। हमें यह देखना था कि हम संघीय ढांचे को, यूनियन स्ट्रक्चर को प्राथमिकता दें या फिर हम फेडरल स्ट्रक्चर को प्राथमिकता दें। अब दोनों में अंतर भी समझ लो
यूनियन में और फेडरल में क्या अंतर है? तो राष्ट्रपति निर्वाचन में हमारे सामने एक तो समस्या ये थी कि डायरेक्ट करवाएं या इनडायरेक्ट करवाएं, तो फिर हम फाइनली इनडायरेक्ट पर पहुंचे। तो राष्ट्रपति का चुनाव इनडायरेक्ट होता है, यानी कुछ खास लोग राष्ट्रपति को चुनते हैं और उन खास लोगों से मिलकर उनका एक निर्वाचक मंडल बनता है। आर्टिकल 54 में उसका जिक्र किया हुआ है। तो एक तो ये समझना। अभी हम आगे बात कर लेंगे कौन कौन होते हैं उस निर्वाचक मंडल में। अब बात आती है राष्ट्रपति का जो चुनाव है उसमें हम किसको आधार रखें? यूनियन सिस्टम को रखें या फिर हम इसको फेडरल सिस्टम को रखें? तो ये दोनों क्या है, यूनियन सिस्टम और फेडरल सिस्टम क्या है? जैसे आपने देखा यूके के अंदर, इंग्लैंड के अंदर यूनियन सिस्टम है कि भाई एकात्मक व्यवस्था, मतलब संघात्मक व्यवस्था है कि वहां केंद्रीय है, राज्यों जैसा कोई कॉन्सेप्ट है नहीं, यानी पूरी पावर जो है केंद्र के पास है। फेडरल की बात करें तो वहां पर अपन कह सकते हैं जैसे यूएसए, ठीक है, राज्य हैं और राज्यों के पास पावर है। यूएसए में तो राज्य है सेंटर से भी ज्यादा पावरफुल है, उनका अपना अलग संविधान है। समझे नहीं समझे? कि भाई तो हमें ये तय करना था कि राष्ट्रपति का चुनाव जो है उसमें आधार क्या बने, कि क्या केवल यूनियन सिस्टम को, जैसे भारत, आपको पता है हमारा जो आर्टिकल 1 है वो कहता है भारत राज्यों का संघ है, कि राज्यों ने मिलकर भारत को बनाया है। तो हम, आपको पता है कि भाई हमारी केंद्र के लिए हम हमारे प्रतिनिधि भेजते हैं, जो आपके लोकसभा के जो सदस्य हैं आपके क्षेत्र के या आपके राज्य के जो राज्यसभा सदस्य हैं, तो वो आपका प्रतिनिधित्व कहां कर रहे हैं? यूनियन में कर रहे हैं। कहां पर कर रहे हैं? यूनियन में कर रहे हैं। कहने का मतलब भाई जैसे राज्यसभा जो है वो परिसंघीय ढांचे का प्रतिनिधित्व करती है अपना, ठीक है, राज्यसभा जो है वो परिसंघीय ढांचे का प्रतिनिधित्व करती है, लेकिन देखा जाए तो वो सेंट्रल स्तर पर ही सब कुछ हो रहा है, केंद्र स्तर पर ही सब कुछ हो रहा है। तो एक प्रकार से उसको यूनियन ही समझे अपन। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अब खाली जो केंद्र में जिनको हमने केंद्र में भेजा, तो क्या केवल वही राष्ट्रपति को चुने? तब तो वो यूनियन आधार हो जाता, ठीक है। और या फिर अब तुम कहते हो सर केंद्र में हमने राज्यसभा भी तो है, तो राज्यसभा में जो सदस्य हैं उनको तो राज्य की विधानसभाओं ने भेजा है, तो है, लेकिन वो एक बात वहां अपन कह सकते हैं वो केंद्र के संबंध में ज्यादा है। अगर राज्यों में जिनको लोगों ने डायरेक्ट चुना है राज्य की विधानसभा में, अगर उनको भी ले लिया जाए तो फिर अपन कह सकते हैं कि इसमें थोड़ा राज्यों का भी एक अस्तित्व कायम होगा और राज्यों को भी ये लगेगा कि हाँ राष्ट्र का अध्यक्ष चुनने में हमारी भी भूमिका है। तो हमें ये दोनों ही रखने थे। हमें क्या रखने थे? दोनों रखने थे। अब इसमें भी मैं एक अंतर समझा देता हूं, वैसे तो मैं बता ही चुका हूं कि भाई यूनियन और आपका फेडरल, ठीक है। तो देखो यूनियन का मतलब होता है संघात्मक और इसका मतलब मान लो परिसंघात्मक, ठीक है। जैसे इसमें कुल मिलाकर के ध्यान से सुनना कि खाली केंद्र होता है और इसमें अगर हम बात करें तो केंद्र प्लस राज्य, और इसमें अगर राज्य होता भी तो केंद्र मजबूत होता है, तो इसमें केंद्र और राज्य दोनों होते हैं। तो फेडरल सिस्टम जो है उसके अंदर राज्यों के पास अपनी अलग से, बताओ क्या होती है, बताओ देखें, अपन कह सकते हैं शक्तियां होती है। राज्यों के पास अपनी अलग से शक्तियां होती है, केंद्र के अलावा कुछ शक्तियां राज्य के पास अपनी अलग होती है। तो यहां इंपॉर्टेंट बात क्या है कि भारत क्या है। तो हमें जब हम हमारा जब संविधान बना रहे थे, हमारे लिए एक बड़ी समस्या थी, एक बड़ा कंफ्यूजन था कि हम किस तरफ जाएं, हम यूनियन को अपनाएं या फिर हम फेडरल को अपनाएं, क्योंकि हमारे ऊपर जो रूल कर रहे थे, ठीक है, उनका तो ये था, लेकिन उस समय जो तरक्की चल रही थी वो इनकी चल रही थी, तो ये वाले थे। तो हमें क्या इन दोनों को ही अपनाना था। तो हमने हमारे संविधान में इन दोनों को ही क्या करा है, बताओ देखें, अपना रखा है। तो भारत के अंदर यूनियन भी है और फेडरल सिस्टम भी है। और देखा जाए तो हमारा संविधान तो स्पष्ट रूप से कहता है कि भारत एक यूनियन है, भारत एक क्या है, राज्यों का संघ है। लेकिन हमने हमारे राज्यों को बताओ देखें, ऐसा नहीं है कि भारत को भाई भारत पावरफुल है, बिल्कुल पावरफुल है, राज्यों से ज्यादा हमारा केंद्र पावरफुल है, लेकिन हमने राज्यों को स्वायत्ता दे रखी है कुछ मामलों में। तो भारत ने दोनों को अपना रखा है। तो यहां अगर मैं बात करूं तो चीज को समझना थोड़ा, हमने क्या कर रखा है, दोनों को अपना रखा है। और अंबेडकर साहब कहते भी हैं कि हम शांति काल में फेडरल है, सब अपना अपना देखते हैं, जब सब कुछ सेट होता है तब सब आपको बताया कि भाई अपना अपना देखते हैं। जैसे आपने देखा होगा प्रत्येक राज्य के अंदर, अगर मैं बात करूं तो जैसे राजस्थान में शराब बैन नहीं है, लेकिन गुजरात में शराब बैन है। अलग अलग राज्यों में पेट्रोल की कीमतें अलग अलग है ना। पंचायती राज के जो अगर हम राज्यवार जो सिस्टम है, राज्यवार जो व्यवस्था है, वो सब अलग अलग है। वहां पर स्थानीय स्वशासन के लिए जो व्यवस्था दे रखी है वो राज्यवार देखा जाए तो क्या है, अलग अलग है। तो अपन बात करें तो हमने कहा कि भाई शांति काल में
हम क्या है, फेडरल है। लेकिन संकट के समय अगर मान लो राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो जाए, राष्ट्रीय आपातकाल नेशनल इमरजेंसी लागू हो जाए, तो पूरे देश पर एक ही कानून लागू होगा। फिर होता है नहीं होता है, आप सब जानते हो। तो हमने दोनों को अपना रखा है। हम शांति काल में फेडरल है, तो हम कुल मिलाकर के बताओ देखें, विपत्ति काल में क्या है, यूनियन है। ठीक है, अब इस चीज को थोड़ा आप समझना। तो हमने हमारे राष्ट्रपति चुनाव के अंदर इन दोनों सिस्टम को अपनाया है, दोनों सिस्टम को अपनाया है। कैसे, तो ध्यान से सुनना। जैसे अगर मैं बात करूं, यहां पर आराम से इस चीज को समझो कि एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी राष्ट्रपति के चुनाव में पार्टिसिपेट करते हैं, और एमएलए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली भी कुल मिलाकर राष्ट्रपति के चुनाव में पार्टिसिपेट करते हैं। तो हमने दोनों ही सिस्टम को है जो क्या कर रखा है, बताओ देखें, तवज्जो दे रखी है, देखा जाए तो समझ गए, ताकि राज्यों को भी लगे कि राष्ट्र के अध्यक्ष को चुनने में उनकी भूमिका है और इंपॉर्टेंट भूमिका है। समझे नहीं समझे? तो याद रखना, हमारी जो आज की क्लास है, मैं पुनः एक बार यहां से जोड़ता हूं आप लोगों को कि भाई हम बात करेंगे राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है, कौन करते हैं, कौन से आर्टिकल उससे रिलेटेड है, कौन से एक्ट उससे रिलेटेड है। तो आर्टिकल 54 है जिसमें इसका एक निर्वाचक मंडल दे रखा है। राष्ट्रपति का चुनाव आप सब जानते हैं इनडायरेक्ट होता है, तो उसके लिए निर्वाचक मंडल बनना जरूरी है। फिर आर्टिकल 55 है, उसके अंदर निर्वाचन की पद्धति दे रखी है। फिर 57 के अंदर पुनर्निर्वाचन दे रखा है कि भाई कोई आदमी कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है। 62 में दे रखा है पहले वाले राष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा होने से पहले अगले राष्ट्रपति के लिए चुनाव करवा लिए जाने चाहिए। ठीक है, और आगे मैं बताऊंगा इसमें भी खूब सारी डिटेल में। और 71 के अंदर जो है वो है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन से रिलेटेड अगर कोई विवाद हो जाता है तो उसको सुप्रीम कोर्ट देखेगा। इसके अलावा राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति निर्वाचन एक्ट है एक, आप सब जानते हो, प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन एक्ट है 1952 का, उसमें फिर समय समय पर कुछ अमेंडमेंट हुए, संशोधन हुए। और इसके अलावा रूल है 1974 वाले। ठीक है, अब यहां पर मैं आपसे बात करूं तो फिर इसको थोड़ा दोहराते हैं। हमने कहा राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसा होता है, अप्रत्यक्ष होता है। ठीक है, पहले हम मतलब बहुत हमने भी ये सोचा कि भाई हम प्रत्यक्ष रख लें तो कहां तकलीफ है, लेकिन बाद में फाइनली हमने सोचा कि भाई हमारे लिए अप्रत्यक्ष ही सही रहेगा, यानी कुछ खास लोग ही राष्ट्रपति को चुनेंगे, तो वो खास लोगों से मिलकर राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल बनता है। आर्टिकल 54 में दे रखा है। अब राष्ट्रपति चुनाव में आधार क्या रखना था, यूनियन सिस्टम को आधार रखना था या फेडरल सिस्टम को, तो हमें तो दोनों को ही रखना था, क्योंकि हमने दोनों ही अपना रखा था, तो फिर हमने दोनों को ही अपना रखा है। ठीक है, इस चीज को थोड़ा समझना। अब आओ देखें, अपन यहां से शुरू करते हैं। देखो यहां से अगर हम बात करें, ध्यान से समझना, आर्टिकल 54 कहता है राष्ट्रपति का एक निर्वाचक मंडल होगा, यानी राष्ट्रपति को चुनने के लिए कुछ खास लोग होंगे और उन खास लोगों से मिलकर एक निर्वाचक मंडल बनेगा। समझ गए? और उस निर्वाचक मंडल में कौन कौन भाग लेंगे भाई, कौन कौन पार्टिसिपेट करेंगे, तो ये समझना। राष्ट्रपति के मैंने अभी क्या बोला था, राष्ट्रपति का चुनाव जो होता है वो इनडायरेक्ट होता है। राष्ट्रपति का चुनाव जो होता है वो क्या होता है, इनडायरेक्ट होता है, डायरेक्ट नहीं होता। तो उसमें एक कॉमन सी बात है, उसके लिए क्या बनाना जरूरी है बताओ देखें, इलेक्टोरल कॉलेज बनाना जरूरी है, यानी अपन कह सकते हैं कि एक आपका निर्वाचक मंडल बनाना जरूरी होता है। तो यहां पर इसमें कौन कौन लोग भाग लेंगे, तो ये समझना, राष्ट्रपति के अगर हम बात करें निर्वाचन में, राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, क्योंकि आप सबको पता है, हालांकि अब तो लोकसभा से मनोनीत सदस्यों वाला कॉन्सेप्ट जो खत्म कर दिया एंग्लो इंडियन वाला पहले एंग्लो इंडियन की नियुक्ति होती थी, लेकिन राज्यसभा में तो अभी भी आप सबको पता है मनोनीत होते हैं, नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं 12। तो केवल निर्वाचित सदस्य, ध्यान रखना, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में अगर मैं बात करूं तो याद रखना कौन कौन लोग भाग लेंगे, तो संसद के दोनों सदन, संसद के दोनों सदन मतलब लोकसभा और राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य इसमें क्या लेंगे बताओ देखें, भाग लेंगे। इसके अलावा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, जो राज्य हैं उनकी जो विधानसभाएं हैं उनके निर्वाचित सदस्य, उनमें भी एक एंग्लो इंडियन का प्रावधान था कि अगर जरूरत पड़े तो अपॉइंट किया जा सकता है, लेकिन वो भी अभी कॉन्सेप्ट क्या कर दिया, खत्म कर दिया। तो ये थोड़ा ध्यान रखना। तो राष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल है उसमें कौन भाग लेंगे, संसद के दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य उसमें भाग लेंगे। अच्छा, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे, उसके अंदर राज्य विधानसभाओं के कैसे बताओ देखे, निर्वाचित सदस्य उसमें भाग लेंगे। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो ध्यान से सुनना इसके अलावा आपके दिल्ली और पौंडीचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी भाग लेंगे। दिल्ली और पौंडीचेरी पौंडीचेरी की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य वो भी भाग लेंगे। 17वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा यह प्रावधान किया गया था, 17वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। ठीक है, तो याद रखना राष्ट्रपति का चुनाव क्या होता है, अप्रत्यक्ष होता है। और यह जानकारी हालांकि कि अप्रत्यक्ष चुनाव होता है
ये तमाम चुनाव की जो निर्वाचन की प्रणाली है भाई, पद्धति है आर्टिकल 55 में, वहां पर अपन बात करेंगे। अभी तो मैं आपको समझा रहा हूं कि अप्रत्यक्ष है तो कॉमन सी बात है, वहां पर एक निर्वाचक मंडल का बनना जरूरी है। तो निर्वाचक मंडल के तौर पर अगर हम बात करें तो जो निर्वाचक मंडल होता है राष्ट्रपति का, उसमें कौन कौन भाग लेते हैं, उसमें कौन कौन भाग लेते हैं? तो मैंने आपको बताया कि संसद के दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो भाग लेते हैं। इसके अलावा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेते हैं, ठीक है। और दिल्ली और पौंडीचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेते हैं। 17वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा यह व्यवस्था की गई है। तो अब कौन भाग नहीं लेते, ये भी थोड़ा ध्यान रखना। तो संसद के दोनों सदनों के मनोनीत मेंबर, नॉमिनेटेड मेंबर जो होते हैं वो भाग नहीं लेते। राज्य विधानसभाओं के मनोनीत मेंबर भी भाग नहीं लेते, ये थोड़ा ध्यान रखना, मनोनीत मेंबर। और राज्य विधान परिषद, जैसा कि आपको पता है कि हमारे कुछ राज्यों के अंदर द्विसदनात्मक व्यवस्था है। वैसे तो स्टेट के लिए 2 सदन होना अनिवार्य नहीं है, 1 सदन विधानसभा का होना अनिवार्य है, लेकिन संघ में बात करें तो वहां दोनों सदन होने अनिवार्य हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लेकिन राज्यों में विधानसभा का होना अनिवार्य है, विधान परिषद का होना अनिवार्य नहीं है। तो अगर कुछ राज्यों में है विधान परिषद, तो अगर है तो भी विधान परिषद का जो मेंबर है वो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेगा। तो इस चीज को थोड़ा समझना। तो मैं पुनः एक बार बात करता हूं कि अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल या निर्वाचक मंडल की बात कही गई है कि राष्ट्रपति को कौन लोग चुनेंगे। तो राष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल होता है उसके अंदर कौन कौन लोग भाग लेते हैं, कौन कौन लोग शामिल होते हैं? तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, और दिल्ली और पौंडीचेरी जो केंद्र शासित प्रदेश है उनकी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। 17वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा यह प्रावधान किया गया था। तो कौन भाग नहीं लेंगे? तो भाग नहीं लेंगे संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य, लोकसभा और राज्यसभा के मनोनीत सदस्य। इसके अलावा भाग नहीं लेंगे आपके राज्य विधान सभाओं के मनोनीत सदस्य, है ना। अब तो हालांकि प्रावधान ही खत्म कर दिया गया वो। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो आपके राज्यों की विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं वो क्या नहीं लेंगे? बताओ देखें, भाग नहीं लेंगे, ठीक है। तो बताओ देखें, यहां तक समझ में आ गया आप लोगों को? अब देखो मैंने क्या कहा, थोड़ा सा अपन क्या करेंगे, हर चीज को विश्लेषणात्मक तरीके से पढ़ेंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। कॉन्सेप्ट क्या हो जाए? क्लियर हो जाए। तो मैंने आपसे कहा कि भाई राष्ट्रपति के निर्वाचन में हमने अप्रत्यक्ष क्यों रखा? क्योंकि उस समय प्रत्यक्ष चुनाव कराना हमारे लिए क्या नहीं था? पॉसिबल नहीं था। क्योंकि सारे लोग है जो कुल मिलाकर के अपन कह सकते हैं कि उस समय देखा जाए तो एक आदमी को पूरे देश के द्वारा चुनना है तो सारे लोग थोड़ी जानते थे उसको। तो इस प्रकार की कई समस्याएं थी, उस पर विचार करते हुए फिर उन्होंने जो है अप्रत्यक्ष निर्वाचन को ही स्वीकार किया, और वह देखा जाए तो सही भी है। और फिर मैंने कहा कि भाई हमें आधार मानना था कि किस प्रकार से खाली लोकसभा वालों से करवा लेते, ठीक है। तो हमने कहा कि लोकसभा वालों से करवाएंगे तो खाली यूनियन आधार को ही हमने तवज्जो दिया। राज्यों को लगेगा कि राष्ट्र के अध्यक्ष को चुनने में हमारी भूमिका ही नहीं है, ठीक है। तो फिर हमने राज्य विधानसभाओं के सदस्यों को भी उसमें शामिल किया और फेडरल सिस्टम को भी माना। तो देखा जाए तो राष्ट्रपति के चुनाव में यूनियन और फेडरल दोनों ही आधार है जो अपन कह सकते हैं क्या है, प्रचलन में है या हमने मान रखे। अब एक चीज समझे, ये हो गया उसका निर्वाचक मंडल, राष्ट्रपति को कौन लोग चुनेंगे। अब आइए देखें, बात करेंगे चुनेंगे कैसे, चुनाव कैसे होगा राष्ट्रपति का, उस पर चर्चा करते हैं। तो अगर मैं बात करूं अनुच्छेद 55 की, इसमें राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति दे रखी है, मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट दे रखा है कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा। इस पे हमें खुल के चर्चा करनी है राष्ट्रपति के चुनाव पर, ठीक है। तमाम बातें आराम से करेंगे। तो पहले मुझे बताओ, आर्टिकल जो 54 है वो आपको समझ में आ गया? एक बार कमेंट करें देखें। हाँ जी, 54 समझ में आ गया आपको? उसके बाद अपन आगे बढ़े। बताएं मुझे कमेंट सेशन में कि भाई आपको ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके, चलो ठीक है। हाँ अब देखना, सुनो,
ये तमाम बातें ध्यान रखना। अब राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति की अगर हम बात करें, राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है वो कैसे होता है, तो सबसे पहले मैं आपको बता ही चुका हूं, अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। कैसा निर्वाचन होता है बताओ? अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। और इसी के लिए अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, तभी तो हमें बताओ देखें निर्वाचक मंडल की क्या पड़ी, जरूरत पड़ी। ठीक है। दूसरा एक चीज यहां पर ध्यान रखना, देखो यहां पर राष्ट्रपति के निर्वाचन में आपको ये चीजें ध्यान रखनी है। ठीक है। आर्टिकल 55(3) के अंदर 3 चीजें लिखी हुई है। राष्ट्रपति का जो, हालांकि ये देखा जाए तो एक ही बात है, राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वो आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के अनुसार, गुप्त मतदान से होगा। इसको ही तो समझना है कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति क्या है, ये एकल संक्रमणीय मत प्रणाली क्या है, और गुप्त मतदान तो आप सबको पता ही है कि भाई भारत में मतदान जो होते हैं वो लगभग क्या होते हैं, गुप्त होते हैं। लेकिन अब राज्यसभा में तो गुप्त जैसा कुछ रहा नहीं। ठीक है। राज्यसभा के निर्वाचन में कहा जाता है ना गुप्त मतदान, लेकिन आगे जब हम राज्यसभा पढ़ेंगे तब मैं बताऊंगा क्यों ऐसा कहा जाता है। राष्ट्रपति के भी निर्वाचन में आपने देखा होगा, जब जिस समय प्रणब मुखर्जी जो चुनाव लड़ रहे थे राष्ट्रपति का, पीए संगमा उनके सामने थे, तो उस समय आपने देखा होगा कि एक बात सुर्खियों में रही थी कि मुलायम सिंह जी का जो वोट है वो कैंसिल हो गया था। तो फिर अचंभा हुआ लोगों को कि जब गुप्त मतदान है तो पता कैसे चला कि भाई मुलायम सिंह जी का वोट जो है वो क्या हुआ, कैंसिल हुआ। तो फिर बाद में पता चला कि जब ये मतपत्र भरे जा रहे थे तो मुलायम सिंह जी ने थोड़ा हड़बड़ाहट में क्या किया, या अपन कह सकते हैं जल्दबाजी में, अपनी जो पहली प्राथमिकता है वो पीए संगमा के आगे रख दी कि भाई मैं 1 नंबर पर पीए संगमा साहब को राष्ट्रपति देखना चाहता हूं, क्योंकि इसमें प्राथमिकता देनी होती है आपको। जितने भी कैंडिडेट खड़े होते हैं उन सबको आप वोट देते हैं। हालांकि भारतीय निर्वाचन आयोग कहता है कि भाई आपको पहली प्राथमिकता भरनी अनिवार्य है, बाकी वैकल्पिक है, लेकिन सभी को प्राथमिकता देनी होती है 1 2 3 4 ऐसे करके। तो उन्होंने क्या है, पीए संगमा के आगे जो 1 नंबर भर दिया। इसमें भी 1 लिख नहीं सकते, ऐसे 1 2 3 ऐसे, जब ऐसे लिखते हैं ना अपन, ऐसे करना होता है 1 2 ऐसे करके। तो फिर कार गलत भर दिया उसको फाड़ दिया और दोबारा नया मतपत्र लिया। नया मतपत्र लिया, उसमें उन्होंने जो उनका कैंडिडेट था पार्टी का प्रणब मुखर्जी, उनके आगे 1 नंबर की वरीयता अपनी प्राथमिकता रखी। लेकिन बाद में विपक्ष ने इसका विरोध किया कि भाई गलत है, एक आदमी को 2 वोट कैसे मिल सकते, है ना। तो फिर कहा कि क्या करें, तो फिर उनका वोट कैंसिल किया गया था। उनका वोट क्या कर दिया गया था, कैंसिल कर दिया गया था। इसलिए फिर पता चला था कि भाई मुलायम सिंह जी का वोट जो है वो क्या हुआ, बताओ देखें, कैंसिल हो गया था। ठीक है। बाकी तो गुप्त मतदान ही होता है, तो इस चीज को थोड़ा समझना। तो पहले तो गुप्त मतदान तो होता ही होता है, किसी को पता नहीं चलता किसने किसको वोट किया है। अच्छा, एक प्रश्न मेरा आपसे ये रहेगा कि आप मुझे बताएं, जैसे आपने देखा होगा विहिप का नाम सुना होगा आपने, सचेतक का नाम सुना होगा। विहिप, विहिप का मतलब यह है कि भाई प्रत्येक राजनीतिक दल जो है वो अपना एक सचेतक नियुक्त करता है सदन में, जो कि उस दल के सदस्यों के व्यवहार को नियंत्रित करता है या उन पर ध्यान रखता है कि भाई कोई गलत तो नहीं है, पार्टी के विपक्ष में तो कोई काम नहीं चल रहा। और अगर वो सदस्य विहिप की आज्ञा का पालन ना करे और उसका दल उसे 15 दिन में माफ ना करे तो उसकी सदस्यता समाप्त भी हो सकती है। तो राष्ट्रपति चुनाव में कल के दिन मान लीजिए कोई एमपी है जो है किसी और दल का, लेकिन उसने राष्ट्रपति के तौर पर जो है वो कुल मिलाकर के किसी और को वोट किया है, तो क्या यहां पे विहिप लागू होगा? क्या यहां पे विहिप लागू हो सकता है क्या? ऐसा हुआ है। नीलम संजीव रेड्डी इसी के चलते आ रहे हैं, वीवी गिरी इसी के चलते जीते हैं। आप मुझे एक बार बताएं कि राष्ट्रपति के चुनाव में क्या विहिप लागू हो सकता है क्या? क्या कोई सदस्य जो है वो अपनी पार्टी के मत के विरुद्ध जाकर के किसी कैंडिडेट को वोट कर सकता है क्या? एक बार बताएं मुझे। फिर आपको तभी ये समझ में आएगा, ये सिस्टम तभी आपको समझ में आएगा। तो ध्यान रखना, अगर मैं बात करूं तो यहां पर विहिप क्या नहीं होता, बताओ देखे, लागू नहीं होता। यहां पे विहिप लागू नहीं होता भाई, कहां पर? राष्ट्रपति के चुनाव में। ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना। अब देखो इनको समझते हैं। पहली बात तो देखो राष्ट्रपति का निर्वाचन किस पद्धति से होगा, तो ये पद्धतियां दे रखी है। अनुच्छेद 55(3) में कह रखा है कि भाई आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के अनुसार,
और गुप्त मतदान होगा। आप इसे एकल हस्तांतरणीय कहेंगे तो सही रहेगा, एकल हस्तांतरणीय कहना सही रहेगा। अब ठीक है, आम बोलचाल की भाषा में अपन इसे संक्रमणीय कहते हैं, एक ही बात है, सिंगल ट्रांसफेरेबल वोट सिस्टम से। ठीक है, तो अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति क्या है, अब इसको थोड़ा समझते हैं, इसको थोड़ा डिटेल में समझना। अच्छा बताओ, ये किस किसने ये समझ रखा है, एक बार बताना मुझे, किस किसने समझ रखा है? तो ये जो है ना पद्धतियां, इन पद्धतियों को अपन क्या करेंगे, आराम से समझेंगे। तो थोड़ा सा ध्यान रखना, इन पर अपन क्या करेंगे, पहले अपन ये सारा सिस्टम देख लेते हैं, लास्ट में मैं आपको ये समझा दूंगा अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति और एकल संक्रमणीय मत प्रणाली होती क्या है। गुप्त मतदान तो मैंने आपको बता ही दिया, बस आप अभी एक बार याद कर लें। इस क्लास के लास्ट में अपन क्या करेंगे, इसको डिटेल में समझ लेंगे, ताकि अभी पहले अपन जो इंपॉर्टेंट इसका जो पोर्शन है वो थोड़ा देख लें, उसके बाद ये सिस्टम देखेंगे अपन कि भाई एकल संक्रमणीय मत प्रणाली क्या होती है या अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति क्या होता है, तमाम बातें। और ये किस में लिखा हुआ है, 55(3) में लिखा हुआ है, ये थोड़ा ध्यान रखना। तो आर्टिकल 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति दे रखी है, अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट इलेक्शन होगा, और आपका अपन कह सकते हैं क्या, अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार। अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति का मतलब अभी धीरे धीरे आपको समझ में आने लग जाएगा जब हम आगे बढ़ेंगे। तो देखो, इस चुनाव में सभी उम्मीदवारों को मत दिया जाता है। राष्ट्रपति चुनाव में अगर मान लो 4 कैंडिडेट खड़े हुए, एक ए बी सी और डी, तो आपको इन चारों के आगे अपनी प्राथमिकता भरनी पड़ेगी। ठीक है, चारों के आगे अपनी क्या भरनी पड़ेगी, बताओ, प्राथमिकता भरनी पड़ेगी कि भाई मैं जो है वो 1 नंबर पर बी को राष्ट्रपति देखना चाहता हूं, 2 नंबर पर सी को, 3 नंबर पर ए को, और 4 नंबर पर जो है वो डी को राष्ट्रपति देखना चाहता हूं। तो इसमें क्या होता है, इस चुनाव में सभी उम्मीदवारों को मत दिया जाता है, इस चीज को भी थोड़ा समझना। लेकिन मत की क्या रखी जाती है, प्राथमिकता रखी जाती है, वरीयता रखी जाती है, समझ गए ना, प्रेफरेंस आपको भरनी पड़ती है वोट की कि भाई आप प्राथमिकता किसको देते हैं। जैसे आपने कहा कि मैं 1 नंबर बी को राष्ट्रपति देखना चाहता हूं, 2 नंबर सी को देखना चाहता हूं, 3 नंबर अगर मान लो ये ए, और 4 नंबर पर डी। तो यहां पर अब देखो, एक चीज तो यहां क्लियर हो गई, अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति। अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति का मतलब है कि आपने अपनी पसंद को अनुपात में क्या किया है, बताओ, देखें, रखा है कि मैं इस अनुपात में इनको राष्ट्रपति देखना चाहता हूं, इसके बाद इनको, इसके बाद इनको। और अब एकल संक्रमणीय मत प्रणाली भी लास्ट में मैंने बताया ना, मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा कि भाई क्या है क्या नहीं है, इसमें बहुत ही गहराई से जाकर समझना पड़ेगा हमें, और सबसे बड़ी दिक्कत ही आपको बताए, इसको समझना है, तो अपन समझ लेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इस स्लाइड में जितनी भी बातें लिखी हो अच्छे से समझ में आ गई होगी। अनुच्छेद 55 में जो है वो राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति दे रखी है। राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, और अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति काम करती है इसके अंदर, और एकल संक्रमणीय मत प्रणाली काम करती है अनुच्छेद 55(3) और गुप्त मतदान अनुच्छेद 55(3). और इस चुनाव में उम्मीदवारों को, सभी उम्मीदवारों को मत दिया जाता है। अगर राष्ट्रपति चुनाव के लिए मैं कहूं कि भाई आपके कितने 4 लोग खड़े हुए हैं, तो आपको चारों के आगे है जो अपनी मत प्राथमिकता रखनी होगी कि आप 1 नंबर पर किसको राष्ट्रपति देखना चाहते हैं, 2 पर किसको देखना चाहते हैं। लेकिन अब यहां पर मैं अगर बात कहूं आपसे, भारतीय निर्वाचन आयोग के अनुसार प्रथम प्राथमिकता भरना अनिवार्य है और बाकी सब वैकल्पिक है। भारतीय निर्वाचन आयोग के अनुसार प्रथम प्राथमिकता भरना क्या है, अनिवार्य है, और बाकी सब क्या है, बताओ, देखें, वैकल्पिक है। इस चीज को भी थोड़ा ध्यान रखना। चलो अब आगे बढ़ते हैं अपन। यहां देखना कि भारतीय निर्वाचन आयोग के अनुसार राष्ट्रपति चुनाव में मतदाता को प्रथम प्राथमिकता भरनी अनिवार्य होती है और बाद की वैकल्पिक होती है। बाद की क्या होती है, लेकिन भरते सारे ही हैं ताकि एक अच्छा रिजल्ट निकल कर आए, समझ गए। दूसरी बात अगर मैं करूं तो आपको एक चीज और ध्यान रखना, इसमें मैंने आपको क्या कहा था, सांसद और विधायक दोनों भाग लेते हैं राष्ट्रपति चुनाव में। तो विधायकों को गुलाबी मतपत्र दिया जाता है और सांसदों को हरा मतपत्र दिया जाता है, यह भी चीज ध्यान रखना। विधायकों के लिए गुलाबी मतपत्र होता है और सांसदों के लिए आपका हरा मतपत्र होता है। और राष्ट्रपति चुनाव में आपको पता होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि जो सबसे आगे रह गया वो जीत गया, अग्रताई विजेता नहीं है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट नहीं है। इसके अंदर एक निश्चित कोटा लाना पड़ेगा, आपको एक निश्चित कोटा लाना पड़ेगा, ठीक है। निश्चित कोटा मतलब 50% + 1, तभी तुम, उसके बाद मुकाबला देखा जाएगा। जब तक ये कोई भी कैंडिडेट अगर ये आंकड़ा प्राप्त नहीं कर लेता, तब तक आपको पता है क्या नहीं होगा, बताओ, देखें, राष्ट्रपति की घोषणा नहीं हो। जो भी सबसे पहले इस आंकड़े को पार कर लेगा, सबसे पहले इस आंकड़े को पार कर लेगा, वो राष्ट्रपति बन जाएगा। तो याद रखना। और एक चीज और आपने देखा होगा, हालांकि अग्रताई विजेता जो है आगे जो रह जाएगा, जैसे साधारणतः लोकसभा वगैरह जो चुनाव होते हैं उसमें आप सबको पता है
फर्स्ट पास्ट द पोस्ट वाला सिस्टम लागू होता है, उसमें जो आगे रह जाता है वो जीत जाता है। उसका नुकसान ये होता है, सपोज दैट आपको पता है अग्रताई विजेता का नुकसान क्या है। अच्छा, एक नुकसान मैं आपको बताता हूं, इधर देखना। आप कभी नोट करना, अग्रताई विजेता सिस्टम के अंदर विजित कैंडिडेट जो होता है वो जितने वोटों से जीता है, उसको जितने वोट मिले हैं उससे ज्यादा अपन कह सकते हैं कि उसको नहीं मिले। या अपन कह सकते हैं कि जैसे मान लो सपोज दैट, यहां पर मैं इसको थोड़ा उदाहरण के तौर पर समझाऊं। जैसे कोई है जगह, उसमें 100 वोट है टोटल, और वहां पर अपन कह सकते हैं कि चुनाव हुआ। समझना, जो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम है ना, अग्रताई विजेता जो आगे रह जाएगा वो जीत जाएगा, उसकी मैं बात कर रहा हूं। चुनाव हुआ, उस चुनाव में अपन कह देंगे भी 4 कैंडिडेट खड़े हुए। कौन, कितने कैंडिडेट खड़े हुए? 4 कैंडिडेट खड़े हुए। अब 4 में से टोटल मान के चलो, ये अपन मान लेते हैं कि भाई टोटल जो वोट है वही टोटल वोट कितने पड़े बताओ, देखें 60 मान लेते हैं अपन। कितने मान लेते हैं? 60 टोटल। यहां पर अपन मान लेते हैं कि भाई 60 वोट पड़े। 100 में से कितने वोट पड़े? 60 वोट, 60 वोट ही पड़े। वोटिंग आप देखते हो इतनी होती, 60 वोट पड़े। 60 में से अपन मान के चलते हैं कि इसको 30 वोट मिल गए और इसको 10 वोट मिल गए, इसको भी सपोज दैट 10 मिल गए, इसको भी कितने मिल गए? 10 मिल गए। तो अब ये जीत तो गया, 30 वाला क्या हो गया बताओ, देखें विजयी हो गया। लेकिन अब मुझे बताओ इसको जितने वोट मिले इससे भी डबल वोट जो है वो बताओ देखें इसको नहीं मिले। यानी अपन कह सकते हैं कि इससे ज्यादा लोग इसको नापसंद कर रहे हैं, इसको पसंद नहीं कर रहे। अगर जितने वोटिंग पड़ी उसमें भी आप देख सकते हो कि एक तो ये वाले इसको क्या नहीं कर रहे, जितने वोट है वो भी पसंद नहीं कर रहे हैं। यहां पर देखो 30 लोग तो है ना, समझ के वापस समझना, 30 लोग तो यही है ना, बराबर ही है भाई। 30 लोग तो ये भी हो गए, 10 10 और 10, 30 लोग। लेकिन ये जो 30 है इन्होंने एक कोई वोट कर दिया, तो ये 30 लोग तो सीधे इसको क्या नहीं कर रहे बताओ देखें, पसंद नहीं कर रहे। समझे नहीं समझे? और फिर बकाया जो वोट आए नहीं उनका तो अपन कहना ही क्या है। तो ये थोड़ा एक नुकसान है, चीज को समझे नहीं समझे? वापस बताओ, अग्रताई विजेता जो सिस्टम है उसमें ये दिक्कत होती है। और इसमें एक और आपको बताया कि वर्गों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिलता। वर्गों को क्या नहीं मिलता बताओ? पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिलता। जैसे जिस अनुपात में जनसंख्या है उस अनुपात में बताओ देखें क्या मिलना चाहिए? प्रतिनिधित्व तो भी तो मिलना चाहिए ना। जिस अनुपात में जनसंख्या है उस अनुपात में प्रतिनिधित्व भी मिलना चाहिए। जिस अनुपात में वोट है उस अनुपात में प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, लेकिन मिलता नहीं है, इसका भी ये नुकसान है। चलिए, तो इस चीज को थोड़ा आप समझना, तो समझे आप इस चीज को? अब मुझे बताओ, अग्रताई विजेता का नुकसान समझे आप? लेकिन राष्ट्रपति चुनाव में ऐसा नहीं होता। राष्ट्रपति चुनाव में आपको कुल मिलाकर के एक निश्चित कोटा लाना पड़ेगा, आपको एक फिक्स्ड कोटा लाना पड़ेगा चुनाव जीतने के लिए। और वो कितना है बताओ देखें, तो वो है आपका 50% प्लस 1। अब ये सब इसके क्या है, अपन कह सकते हैं सूत्र लगते हैं कि भाई किस किस से है जो फिक्स्ड कोटा निकलता है, वो तमाम बातें अपन करेंगे। इधर देखो तो अगर मैं आपसे कहूं कि राष्ट्रपति के चुनाव के अंदर विधायक और सांसद दोनों भाग लेते हैं, अब कौन से विधायक लेते हैं वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, निर्वाचित, और कौन से सांसद निर्वाचित, मनोनीत वाले नहीं लेते। ठीक है, देखो, तो विधायकों को गुलाबी मत पत्र दिया जाता है और सांसदों को हरा मत पत्र दिया जाता है। और राष्ट्रपति चुनाव के अंदर जितने भी कैंडिडेट खड़े होते हैं उन सबके आगे आप अपनी प्राथमिकता भरते हैं। भारतीय निर्वाचन आयोग कहता है प्रथम प्राथमिकता भरनी अनिवार्य है, बाकी वैकल्पिक है, लेकिन भरोगे तो ही जाके आगे अच्छा रिजल्ट निकल पाएगा। ठीक है, अब देखो सुनो, अगर हम बात करें कि राष्ट्रपति चुनाव में जीत के लिए एक निश्चित कोटा लाना जरूरी होता है, 50% प्लस 1। निश्चित कोटा निकालने का सूत्र क्या है? तो वो सूत्र आप इधर देख पा रहे हैं आराम से जैसे कुल वैध मतों की संख्या, टोटल वैलिड जो वैलिड वोट है उनकी संख्या, और टोटल नंबर ऑफ सीट प्लस 1 और प्लस 1, इससे फिक्स्ड कोटा निकलेगा। टोटल नंबर ऑफ सीट तो एक ही है। अब राज्यसभा में भी ये सिस्टम काम आता है, राज्यसभा में 3 2 4 5 ऐसे होती है ना, कभी 3 सीटें खाली हुई है तो अब वहां ऐसे करके। लेकिन राष्ट्रपति में तो एक ही सीट है, तो कैसे निकलेगा ये? तो इसको भी थोड़ा समझना। ठीक है, इसको अगर मैं समझाऊं आपको तो देखो, इसको समझें, फिक्स्ड कोटा निकालने का क्या तरीका है।
अगर मैं कहूं आपसे, जैसे टोटल वैलिड वोट कितने हैं 100, अपन फिक्स्ड कोटा निकालते हैं, ठीक है। तो टोटल वैलिड वोट कितने हैं 100, और सीट कितनी है 1, राष्ट्रपति 1 प्लस 1 प्लस 1। तो अगर हम बात करें तो ये कितने हो गए 2, तो इसको करोगे तो कितना आ जाएगा 50 प्लस 1 यानी 51। 51 वोट जिसको मिल जाएगा वो बताओ देखें क्या बन जाएगा, बताओ देखें, राष्ट्रपति बन जाएगा। तो इसमें क्या होता है, फिक्स्ड कोटा लाना क्या होता है बताओ देखें, जरूरी होता है। राष्ट्रपति चुनाव में फिक्स्ड कोटा लाना क्या होता है बताओ देखें, जरूरी होता है। इस चीज को थोड़ा समझना तुम लोग, ठीक है। अब इसके बाद में अगर हम बात करें इसमें, इस चुनाव में एक सबसे इंपॉर्टेंट बात समझना। अब इसमें जैसे हमारे यहां पर सांसद और विधायक जो है वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, उन सब का अपना अलग से क्या होता है बताओ देंगे, वोट वैल्यू होती है। एमएलए की वोट वैल्यू अलग होती है और एमपीज की वोट वैल्यू अलग होती है। तो कैसे निकलती है वोट वैल्यू, एक एमएलए की वोट वैल्यू कैसे निकलेगी और एक एमपी की वोट वैल्यू कैसे निकलेगी, उसको हम देखते हैं थोड़ा, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो हम एमएलए की वोट वैल्यू निकाल के चेक करते हैं। तो देखो एमएलए की वोट वैल्यू की बात करता हूं, राष्ट्रपति चुनाव में किसी स्टेट के एमएलए का मत मूल्य कैसे निकाला जाएगा इस चीज को थोड़ा समझना। वोट वैल्यू ऑफ एमएलए इन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। तो आपको क्या करना है, राज्य की कुल जनसंख्या बटे में उस राज्य से जितने भी निर्वाचित एमएलए हैं और आगे आपको इंटू 1/1000 कर देना है, 1/1000 कर देना है। इससे क्या होगा, तो इससे कुल मिलाकर के बताओ देखें उस स्टेट के एमएलए की, एक एमएलए की क्या आ जाएगी बताओ देखें, वोट वैल्यू एक एमएलए की, ठीक है। और इसमें ये जो राज्य की कुल जनसंख्या के आंकड़े जो लिए जा रहे हैं वो लिए जा रहे हैं 1971 के आंकड़े लिए जा रहे हैं। अब ऐसा क्यों 1971 वाले क्यों, इसका कारण बताता हूं, सुनना। कि आपको पता है कि देश आजादी के बाद से ही हम जनसंख्या जो नियंत्रण वाले कार्यक्रम चला रहे हैं कि भाई हमें जनसंख्या को कंट्रोल करना है। इसके लिए हमने खूब सारी पॉलिसीज बनाई, खूब सारे हमने अपन कह सकते हैं कि भाई अभियान वगैरह चालू किए। तो दक्षिण भारत ने इसको बहुत अच्छे से इंप्लीमेंट किया, इसका अच्छे से क्रियान्वयन किया और इसके रिजल्ट भी अच्छे आए, उन्होंने जनसंख्या कंट्रोल की। लेकिन उत्तर भारत में जनसंख्या विस्फोट हो गया, जनसंख्या बढ़ गई। तो अब आप सबको पता है कि प्रतिनिधित्व जनसंख्या के अनुपात में दिया जाता है। तो उन्होंने कहा दक्षिण वालों ने, भाई हमने जनसंख्या नियंत्रण के लिए कार्य किया, हमने एक अच्छा काम किया, इसका हमें तो रिजल्ट इसका बुरा मिल रहा है, हमारा प्रतिनिधित्व कम हो जाएगा और उल्टा इनका प्रतिनिधित्व ज्यादा हो जाएगा, फिर हमारी तो कोई भूमिका ही नहीं रहेगी। तो यहां पर एक चीज और समझना, अगर मैं बात करूं तो हमने फिक्स किया, हमने कहा कि चलो एक काम करते हैं कि 1971 की जनगणना के जो आंकड़े हैं उसी के आधार पर 2000 तक, उस समय हमने क्या किया था, 42वां संविधान संशोधन किया था 1976 में और कहा कि 2000 के बाद प्रथम जनगणना के आंकड़े आने तक यानी 2000 मानो कि 2000 के बाद अब प्रथम जनगणना के आंकड़े 2001 में आने वाले थे, तो 2000 के बाद प्रथम जनगणना के आंकड़े आने तक 1971 के की जनगणना के आंकड़ों का प्रयोग किया जाएगा, ये एमएलए का मत मूल्य निकालने के लिए। चीज को समझना, मैं पुनः कहता हूं, राष्ट्रपति के चुनाव में एक एमएलए का मत मूल्य कैसे निकाला जाता है। तो आप क्या करोगे, उस स्टेट की टोटल पॉपुलेशन बटे में उस स्टेट से टोटल इलेक्टेड एमएलए, आगे क्या करना है आपको, इंटू 1/1000 कर देना है। अब यहां सवाल यह है कि ये जो टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट है ये कौन सी जनगणना की है, तो ये 1971 की जनगणना के आंकड़े। ऐसा क्यों, इसका सबसे बड़ा कारण था कि भाई जनसंख्या नियंत्रण को लेकर साउथ थोड़ा सीरियस रहा और उसने कंट्रोल भी किया, साउथ के स्टेट में जनसंख्या कंट्रोल हुई, इधर उत्तर भारत में जनसंख्या विस्फोट हो गया। तो आपको पता है प्रतिनिधित्व तो जनसंख्या अनुपात में दिया जाएगा, तो नॉर्थ इंडिया को ज्यादा रिप्रेजेंटेशन मिल जाता और साउथ वालों को कम मिलता। तो साउथ वालों ने इसका विरोध किया, तो फिर इसका सॉल्यूशन निकाला कि हम 1971 के आंकड़े यूज करेंगे। कब तक करेंगे, 2000, साल 2000 के बाद पहली जनगणना के आंकड़े आने तक। तो साल 2000 के बाद पहली जनगणना 2001 के आंकड़े आएंगे, तब तक हम 1971 की यूज करेंगे। तो फिर क्या हुआ, अब 2000 भी आ गया, 2000 भी आ गया, अब कुछ तो संशोधन करना पड़ेगा। तो बस 42 को डबल कर दो, कितना होता है 84। 84वां संविधान संशोधन 2001, और हमने फिर से वही सिस्टम
साउथ वालों ने फिर वही कहा कि भैया हम तो कंट्रोल कर रहे हैं इधर। अगर और आज की अगर जनगणना ली जाती ना, तो यूपी का जरा सोचो, उत्तर प्रदेश का, उत्तर प्रदेश में एक एमएलए का मत मूल्य क्या होता राष्ट्रपति के चुनाव में, सोचो जरा। है जो नॉर्थ के स्टेट है उनकी जनसंख्या के अकॉर्डिंग सोचो, तो 1971 की इसलिए ली जाती है। तो फिर हमने 84, 42 को डबल कर दो, कितना हो जाएगा 84। 84वां संविधान संशोधन 2001 में जब हमने किया, तो उसमें हमने फिर से कह दिया कि 2026 के बाद पहली जनगणना के आंकड़े आने तक 1971 की जनगणना के आंकड़े यूज किए जाएंगे। यानी अब तय हो गया। अब 26 के बाद तो आप सबको पता है कि भाई अब 31 में अब हो सकता है, अभी होने की संभावना है, अब कब हो समझ गए, तो अगर अगला साल को क्या है 2026 ही है। तो इस चीज को थोड़ा यहां समझना कि 84वें संविधान संशोधन 2001 के द्वारा, अधिनियम 2001 के द्वारा हमने कहा 2026 के बाद प्रथम जनगणना के आंकड़े आने तक 1971 की जनगणना के आंकड़ों का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है। अब यहां पर अगर हम देखें ऐसे करके जो सूत्र लगाया हमने, उससे अगर हम इसको निकालें, आंकड़े निकालें, तो फिर सबसे ज्यादा जो एमएलए का मत मूल्य आता है, वोट वैल्यू आती है, वो यूपी की आती है 208। और आज की जनगणना अगर ले लेते तो जरा सोचो कितना होता, 1000 के बाहर चला जाता है 208। और ये 208 बताओ एक एमएलए का मत मूल्य है, टोटल का मत मूल्य है? एक बार कमेंट में बताओ, ये एक एमएलए का मत मूल्य है, टोटल का है? इस चीज को बताना, कमेंट में बताना, ये एक का है या टोटल का है? हाँ मैं वेट कर रहा हूं आप लोगों के उत्तर का, बताओ। ये एक एमएलए का वोट वैल्यू है यूपी के, एक एमएलए का या टोटल यूपी के जितने एमएलए उन सब का है? तो ये एक्चुअल में एक एमएलए का वोट वैल्यू है, ध्यान रखना, एक एमएलए का वोट वैल्यू है ये। इसके बाद में सबसे ज्यादा तमिलनाडु का है 176, और झारखंड का भी कितना है 176, याद रखना। तमिलनाडु का भी 176 है और झारखंड का भी 176 है। और अगर हम बात करें तो आपके जो एमएलए का सबसे कम मत मूल्य है वो आपका सिक्किम का है 7, अरुणाचल प्रदेश का 8, मिजोरम का भी 8। और राजस्थान में एमएलए का मत मूल्य है 129। और प्रश्न बिल्कुल बन सकता है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, अगर एक क्वेश्चन बन जाए, सोचना छोटा, एक क्वेश्चन बन जाए कि राजस्थान के एमएलए के मत मूल्य के बराबर और किसका मत मूल्य, क्या बन नहीं सकता कि ये क्वेश्चन? बिल्कुल, छत्तीसगढ़ का 129। तो बताओ, यहां पर बहुत आसान है भाई। मैंने आपसे क्या कहा, राष्ट्रपति का चुनाव जीतने के लिए फर्स्ट पास्ट द पोस्ट का सिस्टम नहीं है, उसका नुकसान भी मैंने आपको बताया। इसमें आपको एक फिक्स्ड कोटा, एक निश्चित कोटा लाना पड़ेगा 50% प्लस 1, उसको लाने का, उसको निकालने का एक फॉर्मूला था, वो अपन ने देखा। क्या था कि टोटल वैलिड वोट, ठीक है, टोटल वैल्यू ऑफ वैलिड वोट, और बटे में टोटल सीट प्लस 1, इधर प्लस 1, तो ये कितना होगा 50% प्लस 1 हो जाएगा। और फिर मैंने कहा कि भाई इसके अंदर एमएलए और एमपीज वोट करते हैं, तो हमने क्या है, हर एमएलए और हर एमपी की एक वोट वैल्यू बनाई है कि एक आदमी वोट करता है तो कितने वोट माने जाएंगे, समझना। तो इसके लिए हमने क्या किया, एमएलए की वोट वैल्यू निकालने का एक फॉर्मूला बनाया कि टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट बटे में टोटल इलेक्टेड एमएलए और आगे इनटू 1/1000। और इसमें ये जो टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट ली जाती है, ये एक्चुअल में 1971 के आंकड़े लिए जाते हैं, और ये हमने 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा तय किया था कि साल 2000 के बाद पहली जनगणना तक के जब आंकड़े नहीं आते तब तक ये यूज किए जाएंगे। जब 2000 आया तो हमने फिर से 84वां संविधान संशोधन 2001 किया, और उसमें 2026 के बाद की पहली जनगणना जब तक आंकड़े नहीं आते तब तक ये यूज किए जाएंगे। तो अभी 1971 की जनगणना के आंकड़े यूज हो रहे। तो इस हिसाब से अगर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा वोट वैल्यू जो आती है वो यूपी के एमएलए के आती है 208। इसके अलावा 176 आती है जो आपके तमिलनाडु की और झारखंड की। इसके अलावा मैं बात करूं सबसे कम सिक्किम की जो आती है, वो आती है 7, अरुणाचल प्रदेश की 8 और मिजोरम की 8।
अब जरा सोचो इनमें, फिर बताओ। इसलिए तो आपको पता है इसका भी एक छोटा नुकसान तो है, इनको कोई तवज्जो ही नहीं देता, क्या ही देख के करेंगे, ज्यादा तो इधर देखो है, इनको अपने पक्ष में करना क्या है भैया, जरूरी है। और इधर राजस्थान के एमएलए के मत मूल्य जो है वो आपका 129 है, छत्तीसगढ़ का भी 129 है, तो बहुत ईजी है। इसके अलावा मैं बात करूं, अब लास्ट में एक चीज समझना, हम बात करें कि भैया एमपी का मत मूल्य कैसे निकलता है, तो एमपी का मत मूल्य निकालने का, वोट वैल्यू ऑफ एमपी का मत मूल्य निकालने का एक ही तरीका है, टोटल वैल्यू ऑफ वोट्स ऑफ ऑल एमएलएज, सभी एमएलए के मतों का कुल मूल्य और कुल निर्वाचित एमपी, जितने भी देश के कुल निर्वाचित एमपी है। भाई आप पहले क्या करो, जितने भी स्टेट के एमएलएज हैं उन सब का वोट वैल्यू आपने निकाला, उसको जोड़ो, ऊपर लिख दो उसको, और फिर देश से जितने भी कुल निर्वाचित एमपी है उनको नीचे बटे में ले आओ, और बराबर करोगे तो एक एमपी का मत मूल्य निकल कर आएगा आपका 708। कितना आएगा? 708। तो राष्ट्रपति के चुनाव में एक सांसद का जो मत मूल्य है वो 708 का है। अब यहां पर इंपॉर्टेंट बात यह है, एमपी का मत मूल्य पूरे देश में एक समान होता है, चाहे वो कर्नाटक का एमपी है, चाहे वो राजस्थान का एमपी है, सबका वोट वैल्यू एक है। लेकिन एमएलए का मत मूल्य राज्यवार अलग अलग होता है। राज्यवार क्या होता है? अलग अलग। सिक्किम का अलग है और यूपी का अलग है। तो बताओ यहां तक चीज समझ में आ गई आप लोगों को? बहुत ही आसान है, इसमें कोई ज्यादा मैं कहूं कि भाई हड़बड़ाहट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो जो इंपॉर्टेंट बात है तो ये है कि राष्ट्रपति के चुनाव में हमने यूनियन और फेडरल दोनों स्ट्रक्चर को जो है ध्यान में रखा है, और अप्रत्यक्ष है तो कॉमन सी बात है, निर्वाचक मंडल बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? निर्वाचक मंडल बनाना पड़ेगा। तो निर्वाचक मंडल हमने बनाया, उसमें हमने जो है संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित मेंबर्स को और आपके जो राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित मेंबर्स को, दिल्ली पौंडीचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित मेंबर्स को शामिल किया हमने। समझ गए? यहीं पर अगर मैं बात करूं तो ये आसान आपने देख लिया, इसको बहुत ही आसान है। इसके अलावा अब देखो खास बातें मैं आपको बताऊं। अब आपको जो एकल संक्रमणीय पद्धति है ना वो थोड़ी समझनी पड़ेगी। आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति का मतलब यही है कि भाई जितने भी कैंडिडेट खड़े हो उन सबको, उसके आगे आपको अपना वरीयता रखनी पड़ेगी, प्रेफरेंस रखनी पड़ेगी कि आप 1 नंबर पर इसको प्रेसिडेंट देखना चाहते हैं, 2 पर इसको, 3 पर इसको, 4 पर इसको। अब इसमें दिक्कत क्या है समझिएगा, मैं फिर कहता हूं। अब आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति को समझना, क्योंकि वो इसलिए समझना जरूरी है, तभी आप इस कॉन्सेप्ट को समझ पाओगे। वीवी गिरी एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हुए भारत के जिनके चुनाव के समय दूसरे दौर की गणना की गई थी, जिनके चुनाव के समय दूसरे दौर की गणना की गई थी। पहली गणना में किसी को भी फिक्स्ड कोटा नहीं मिला। और वीवी गिरी में ऐसे, मतलब वीवी गिरी के टाइम पे खूब सारी ऐसी बातें, वीवी गिरी एक ऐसे कैंडिडेट है जो किसी दल से नहीं थे, निर्दलीय थे, उसके बावजूद जीत गए। और जिस दल की सरकार थी केंद्र में, उस दल का कैंडिडेट हार गया, नीलम संजीव रेड्डी हार गए थे। हालांकि बाद में नीलम संजीव रेड्डी जब वापस अपन कह सकते हैं राष्ट्रपति बने थे, तो भारत के आज तक के एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति है जो निर्विरोध थे, उनके सामने कोई खड़ा नहीं हुआ, है ना। लेकिन पहली बार जब वीवी गिरी के सामने वो हार गए थे, कांग्रेस के आपसी मतभेद के, आंतरिक मतभेद के चलते। आगे हम उसकी चर्चा करेंगे। तो अब तुम कहोगे सर ये दूसरे दौर की गणना क्या है? तो देखो मैं बताऊं आपको, सुनना। अब एकल संक्रमणीय मत प्रणाली जो है ना, उसको एक्चुअल में उसको एकल संक्रमणीय मत प्रणाली ना कह करके एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली कहिए, ठीक है? क्योंकि इसमें वोट क्या होता है, आपका ट्रांसफर होता है, वोट ट्रांसफर होता है। जैसे आपने वोट डी को किया, बट डी अगर रेस से बाहर हो गया तो फिर अपन कह सकते हैं बाकी जो वोट हैं डी वाले, वो बाकी जो 3 बचे हुए हैं उनमें क्या हो जाएगा बताओ, देखें, बंट जाएगा। तो आपका वोट क्या हो गया बताओ? ट्रांसफर हो गया। वोट एक ही रहेगा, वो ट्रांसफर हो जाएगा। वोट 2 नहीं जुड़ेंगे, ट्रांसफर हो जाएगा। फिर अगर सी भी दौड़ से बाहर हो गया तो सी वाले फिर ए और बी में ट्रांसफर हो जाएंगे। तो इसलिए इसे एकल हस्तांतरणीय पद्धति कह सकते हैं। एकल संक्रमणीय भी जो भी आपको अच्छा लगे वो आप नाम दे सकते हो। जैसे ए, बी, सी और डी 4 कैंडिडेट खड़े हुए। अब सपोज दैट, सुनना, अब अगर हम बात करें कि ए, बी को आपने 1 नंबर पर रखा और बी को कितने नंबर पर? 1 पर, सी को 2 पर, इसको 3 पर और इसको 4 पर, इसको 4 पर। अब ये सपोज दैट पहले दौर की जब गणना हुई तो पहले दौर की गणना के अंदर मान लो ए ने जो है वो कुल मिलाकर अपन कह सकते हैं कि भाई
40% मत प्राप्त किए, बी ने 30% मत प्राप्त किए, 70 हो गए क्या, और इसने 20% मत प्राप्त किए और इसने 10% मत प्राप्त किए। तो कॉमन सी बात है, सबसे कम जो है वो रेस से बाहर हो जाएगा, रेस से बाहर हो जाएगा ये। और कुल मिलाकर के अगर हम बात करें तो, लेकिन यहां पर भी आपको पता है कि देखो, अमूमन आज तक हिंदुस्तान में ऐसा हुआ है कि पहले दौर में ही जो है वो हमें 50% प्लस 1 मिल जाता है और राष्ट्रपति का निर्धारण हो जाता है कि भाई ये राष्ट्रपति बनेंगे। एक ही बार ऐसा हुआ कि हमें दूसरे दौर की मतगणना करनी पड़ी, वो वीवी गिरी के टाइम पे, वीवी गिरी के टाइम पे हमें करनी पड़ी दूसरे दौर की मतगणना, क्योंकि पहले दौर की मतगणना में किसी को भी 50% प्लस 1 वोट हासिल नहीं हुआ। तो अब इसमें देखो ये कंडीशन, मान लो इसको 40% मिला, इसको 30% मिला, इसको 20% मिला, इसको 10% मिला, तो ये रेस से बाहर हो जाएगा। अब इसके जो बकाया वोट है वो इन तीनों में बंटेंगे, अभी मैं बताऊंगा इन तीनों में क्या हो जाएंगे, बंट जाएंगे, ठीक है। तो फिर दूसरे दौर की मतगणना आ जाएगी और उसके बाद इनको खुद को मिलने वाले वोट, अगर दूसरे दौर में भी मान लो ये वोट और आगे जो इनको खुद को मिलने वाले और इधर वाले जो इसके जो बकाया वो मिलने वाले, अगर इसको मिल जाते हैं, ठीक है, तो फिर क्या होगा कि जैसे ही अगर मान लो अपन कह सकते हैं कि 50% प्लस 1 वोट जो भी हासिल कर लेगा उसको फिर राष्ट्रपति क्या कर दिया जाएगा, घोषित कर दिया जाएगा। और अगर दूसरे चरण में भी कोई मान लो फैसला नहीं होता तो फिर जो सबसे कम कैंडिडेट है, जिसको सबसे कम मिले, वो रेस से बाहर हो जाएगा और उसके जो वोट है वो आगे ट्रांसफर हो जाएंगे। अगर दूसरे में भी 50% प्लस, जब तक ये आंकड़ा हासिल नहीं होगा तब तक राष्ट्रपति निर्धारित नहीं होगा, यानी निश्चित कोटा, आपको फिक्स्ड कोटा तो लाना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने कहा ना कि भाई ये थोड़ा अपन कह सकते हैं कि भाई आपको इसमें गहराई में जाने की जरूरत नहीं, अगर इसको हम डिटेल में समझेंगे तो एक दिन इस पर वीडियो लेकर आएंगे जिसमें अपन इसी को डिटेल में समझेंगे। जो निर्वाचन की पद्धतियां हैं, अग्रताई विजेता जो है, या मान लो ये आपका अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति, एकल संक्रमण मत प्रणाली है, इन दोनों को हम समझेंगे, दोनों में डिफरेंस देखेंगे, इनके दोनों के सही और गलत पक्ष देखेंगे कि भाई सही क्या है और आपका गलत पक्ष क्या है, इसका फायदे क्या है और नुकसान क्या है, वो तमाम बातें अपन देखेंगे। तो अब ये चीज आप समझ गए होंगे। वीवी गिरी के चुनाव के टाइम पे दूसरे दौर की गणना हुई, क्योंकि पहले दौर में किसी को भी 50% प्लस 1 वोट नहीं मिला था, ठीक है। और वीवी गिरी भी कोई ज्यादा वोटों से नहीं जीते थे, अपन कह सकते हैं 2 ही भारत के ऐसे राष्ट्रपति हैं जो 60% से भी कम मत हासिल करके विजयी हुए थे, ठीक है। जाकिर हुसैन साहब है और आपके वीवी गिरी साहब है, और 4 ऐसे प्रेसिडेंट है जो 90 या 90% से भी अबव वोट लेकर आए थे। उसमें बाबूजी हैं, राजेंद्र प्रसाद, ये सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी है, और के.आर. नारायणन है, और आपके एपीजे अब्दुल कलाम साहब है। तो के.आर. नारायणन जो है वो बिल्कुल नीलम संजीव रेड्डी की तरह क्या हो सकते थे बताओ देखें, निर्विरोध हो सकते थे, पूरा उनका क्या था बताओ देखें, तय हो गया था, क्योंकि उनको विपक्ष ने यानी भारतीय जनता पार्टी ने कह दिया था कि चलो ठीक है हम आपको सपोर्ट करेंगे और हम हमारा कैंडिडेट खड़ा नहीं करेंगे। लेकिन जब पूरी दुनिया एक तरफ होती है, फिर आपको पता है एक पार्टी एक तरफ होती है, शिवसेना, उन्होंने सेशन साहब को उतारा सामने, ठीक है। तो हालांकि वो बहुत ही, मैंने क्या कहा था कि भाई 4 ऐसे कैंडिडेट है जो 90% या 90% से अधिक के मतों से विजयी हुए थे, उसमें एक के.आर. नारायणन साहब भी है। तो इधर देखें, अगर हम बात करें तो मैंने कहा कि दूसरे दौर की गणना करनी पड़ी, क्योंकि पहले दौर में कोई भी फिक्स कोटा नहीं ला रहा था। दूसरे दौर में उन्होंने नीलम संजीव रेड्डी को पछाड़ दिया था, जो कि कांग्रेस के उम्मीदवार थे, और वीवी गिरी भारत के क्या बने थे बताओ देखें। आगे हम बात करेंगे, इसको लेकर के पूरी चर्चा करेंगे, ठीक है। तो अभी जो हम बात कर रहे हैं वो अलग है, ये देखो इसमें अलग वाली जो बात मैंने पूरी बॉक्स में लिख रखी है वो अपन अलग देख लेंगे। अब यहां पर देखो कुछ चीजें मैं आपको और बताऊं। जैसे राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव की जो अधिसूचना होती है वो कौन जारी करता है, निर्वाचन आयोग जारी करता है। भारत का जो निर्वाचन आयोग है वो बिल्कुल जो है वो बताओ राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव की अधिसूचना क्या करता है बेटा, जारी करता है। इस चीज को थोड़ा समझना, ये ध्यान रखना, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव की अधिसूचना कौन जारी करता है, भारत का निर्वाचन आयोग जारी करता है। कौन करता है, भारत का निर्वाचन आयोग जारी करता है। अच्छा, लोकसभा और राज्यसभा के चुनावों की अधिसूचना कौन जारी करता है, राष्ट्रपति जारी करता है। विधानसभा और विधान परिषद के चुनाव की अधिसूचना कौन जारी करता है, राज्यपाल जारी करता है। दूसरी बात, राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी के लिए अगर आप राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहते हो तो ऐसे हर कोई यार अगर चुनाव लड़ लेगा, राष्ट्रपति का चुनाव है तो इसके लिए आपको बताया कि अगर कोई आप 50 सांसद या 50 विधायक आपको नहीं जानते फिर तो राष्ट्रपति का चुनाव आप कैसे, मतलब लड़ना भी थोड़ा ऐसे उचित नहीं लगता। तो राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवारी के लिए आपको 50 प्रस्तावक होने जरूरी है। वो प्रस्तावक सांसद भी हो सकते हैं और विधायक भी हो सकते हैं, और ये मतलब जो उसका निर्वाचक मंडल होता है उसमें से कोई भी हो सकता है। और 50 फिर अनुमोदक भी होने चाहिए, अलग होने चाहिए।
50 प्रस्तावक अलग होने चाहिए कि हाँ भाई हम चाहते हैं कि राष्ट्रपति का चुनाव लड़े, और 50 अनुमोदक अलग होने चाहिए कि हाँ भाई हमने माना कि राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं। तो राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए 50 प्रस्तावकों का और 50 अनुमोदकों का होना क्या है बताओ देखें, आवश्यक है। अब तुम कह सकते हो ये कि ये कहीं ना कहीं तो बताओ देखें समानता के सिद्धांत का विरोध है कि फिर तो आम नागरिक है जो चुनाव लड़ ही नहीं सकता राष्ट्रपति का। देखो राष्ट्रपति का चुनाव है, ऐसे अपन कह सकते हैं कि इसमें थोड़ा ऐसा होना चाहिए कि भाई आप देश के अध्यक्ष बनने जा रहे हो, राष्ट्राध्यक्ष बनने जा रहे हो, राष्ट्र के प्रथम नागरिक बनने जा रहे हो, तो आपके पास आपको इतने तो सांसद और विधायकों के द्वारा प्रस्ताव मिलना और फिर इसको इतनों के द्वारा अनुमोदन मिलना क्या होता है, जरूरी होता है। फिर एक जमानत राशि भी आपको जमा करानी पड़ती है 15,000 रुपए, कि भाई अगर आपको 1/6 टोटल वैध मतों का 1/6 नहीं मिला तो आपकी जमानत राशि जब्त हो जाएगी। जब आपको यही नहीं मिल रहा है फिर आपको जब पता था तो आप क्यों चुनाव में खड़े हुए? आपने चुनाव आयोग का समय भाई जाया किया, आपने सरकारी संसाधन तो वहां लगे ही लगे ना आपके वोट गिनने के लिए, पूरी व्यवस्था करने के लिए। तो 15,000 रुपए की जमानत राशि भी होती है और वो जमानत राशि जो है वो आरबीआई के पास में रहती है। तो बताओ इस स्लाइड वाली चीजें समझ में आ गई। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव की अधिसूचना निर्वाचन आयोग जारी करता है, और लोकसभा और राज्यसभा के चुनाव की अधिसूचना राष्ट्रपति जारी करता है, और विधानसभा और विधान परिषद की अधिसूचना राज्यपाल जारी करता है चुनाव की। और राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी के लिए अगर आप उम्मीदवार हो, कैंडिडेट बनना चाहते हो, तो आपको 50 प्रस्तावक चाहिए जो सांसद विधायक दोनों में से कोई भी हो सकते हैं, और 50 अनुमोदक होने चाहिए। जमानत राशि 15,000 होती है, और जो कि कौन रखता है अपने पास में, वो रखता है आरबीआई अपने पास रखती है। अच्छा, यदि कोई उम्मीदवार कुल मतदान के 1/6 भाग मतों को प्राप्त नहीं करता तो उसकी जमानत राशि क्या हो जाएगी बताओ, जब्त हो जाएगी। ठीक है, अब 2-3 बातें और है, उसके बाद आज की क्लास अपन ऑफ करते हैं। एक चीज और सुनो, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के चुनाव में रिटर्निंग ऑफिसर कौन होता है? राष्ट्रपति के इलेक्शन में रिटर्निंग ऑफिसर कौन होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। राष्ट्रपति के चुनाव में रिटर्निंग ऑफिसर लोकसभा का महासचिव, राज्यसभा का महासचिव रोटेशन में बनते हैं। रोटेशन का मतलब है एक बार लोकसभा महासचिव बन जाएगा, एक बार राज्यसभा का महासचिव बन जाएगा। ठीक है, जो सेक्रेटरी जनरल ऑफ लोकसभा है या सेक्रेटरी जनरल ऑफ राज्यसभा है वो अपन कह सकते हैं रोटेशन में, एक बार वो एक बार वो, तो ये दोनों ही बन सकते हैं, ध्यान रखना। राष्ट्रपति के चुनाव में रिटर्निंग ऑफिसर लोकसभा का महासचिव। अच्छा, ये जो महासचिव होते हैं लोकसभा और राज्यसभा के, ये आपको होता है सदन के स्थायी क्या होते हैं बताओ देखें, अधिकारी होते हैं, ये भी थोड़ा ध्यान रखना। तो प्रेसिडेंट के चुनाव के अंदर रिटर्निंग ऑफिसर जो है वो लोकसभा का महासचिव और राज्यसभा का महासचिव रोटेशन में बनते रहते हैं, एक बार वो एक बार वो, और टोटल मतदान का 1/6 भाग अगर आप हासिल नहीं करोगे तो आपकी जमानत राशि क्या हो जाएगी, जब्त हो जाएगी। और जमानत राशि आरबीआई के पास रहती है 15,000 रुपए, जो मैंने आपको बताया। राष्ट्रपति का चुनाव संबंधित विवादों को सुप्रीम कोर्ट द्वारा निपटाया जाता है, ये बात अपन पहले कर चुके हैं आर्टिकल 71 में, और उसका निर्णय क्या होता है, अंतिम होता है। जो सुप्रीम कोर्ट कहेगा वो निर्णय फाइनल होगा। राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित कोई भी विवाद हो सकता है। एक चीज यहां पर, एक चीज और समझना, राष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल होता है, मैं आगे बताऊंगा कि टोटल कितने वोट है एमएलएज के, कितने एमपीज की वोट वैल्यू आती है, टोटल 10 लाख के बाहर होता है, 5-5 लाख फिर 10 लाख के बाहर अपन बात करेंगे। टोटल एमएलए कितने हैं, टोटल एमपीज कितने हैं, इस पर अलग वीडियो लाएंगे जिस पर चुनाव की चर्चा होगी। ठीक है, तो देखो, अगर निर्वाचक मंडल के किसी राज्य सदस्य का पद रिक्त है निर्वाचक मंडल में, मान लो सपोज दैट किसी राज्य की विधानसभा पूरी भंग है राष्ट्रपति चुनाव के दौरान, मैं खाली एक एमएलए एमपी की बात नहीं कर रहा कि भाई उसकी डेथ हो गई या मान लो कुछ भी उसका पद त्याग हो गया, मैं कह रहा हूं किसी राज्य की पूरी क्या विधानसभा ही क्या है, भंग है, तो फिर इसमें स्पष्ट लिखा है निर्वाचक मंडल की किसी सदस्य की पद रिक्ति होने पर राष्ट्रपति चुनाव को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। केवल इस बेस पर आप न्यायालय में उसको चैलेंज नहीं कर सकते कि भाई हमारा तो प्रतिनिधित्व लिया ही नहीं गया, हमारे तो विधानसभा ही भंग थी, या मान लो कि क्षेत्र के लोग कहते हैं कि हमारे तो यहाँ पे सांसद साहब की डेथ हो गई थी, या सांसद साहब ने त्याग पत्र दे दिया, या मान लो उनकी सदस्यता समाप्त हो गई थी, तो फिर हमारा प्रतिनिधित्व लिया ही नहीं गया। ऐसा कुछ नहीं, इस आधार पर तो आप बिल्कुल राष्ट्रपति के इलेक्शन को चैलेंज नहीं कर सकते कोर्ट के अंदर। तो राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवादों को सुप्रीम कोर्ट द्वारा निपटाया जाता है, उसका निर्णय अंतिम होता है, फाइनल होता है, ध्यान रखना, आर्टिकल 71 ही कहता है। और निर्वाचक मंडल के किसी सदस्य के पद रिक्ति होने पर राष्ट्रपति के चुनाव को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जाएगी। अब एक लास्ट बात आप समझना, मैं आपको ये बता दूं, देखो एक चीज, अब सपोज दैट राष्ट्रपति के चुनाव को सुप्रीम कोर्ट ने किसी व्यक्ति के राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त होने को अवैध घोषित कर दिया। सपोज दैट कि भाई गलत तरीके से चुनाव हुआ या गलत इसमें हुआ और उसका चुनाव निरस्त कर दिया गया, तो सुप्रीम कोर्ट की घोषणा से पहले उसने जो राष्ट्रपति पद पर रहते हुए जो काम कर लिए थे ना, वो काम वैधानिक माने जाएंगे, प्रभावी बने रहेंगे, उनको अवैध नहीं माना जाएगा। ये जरूर ध्यान रखना, कल के दिन ऐसा प्रश्न घुमाकर पूछ ही ले कि कोई आदमी राष्ट्रपति बना, फिर कोर्ट के अंदर मान लो मामला गया, कोर्ट ने उसके राष्ट्रपति
की नियुक्ति को अवैध माना कि भाई गलत तरीके से नियुक्ति हुई है, गलत तरीके से इलेक्शन हुआ है, और उसको अपन कह सकते हैं कि उसके चुनाव को निरस्त कर दिया। तो उससे पहले जो उसने काम कर लिए राष्ट्रपति के तौर पर, वो अवैध नहीं होंगे, वैध माने जाएंगे और वो बने रहेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति जो है वो मंत्रिपरिषद की सलाह पर काम करता है, उसके इतर नहीं जाता, उसकी सलाह पर। हाँ, एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है सलाह को, लेकिन नकार तो सकता ही नहीं, समझे ना? इसलिए तो यानी उसने जो काम किए वो देखा जाए तो किसने किए? मंत्रिपरिषद ने काम किए। तो इसलिए राष्ट्रपति के द्वारा किए गए काम अवैध नहीं माने जाएंगे और वो प्रभावी बने रहेंगे। अच्छा, राष्ट्रपति चुनाव में यूनियन और फेडरल दोनों सिस्टम को आधार माना गया, बात अपन ऑलरेडी कर चुके हैं। और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम 1952, जिसमें हमने समय समय पर संशोधन किए थे, 74 में संशोधन किया, 77 में किया, 97 में किया था, क्योंकि पहले प्रस्तावकों की संख्या कम थी, फिर हमने प्रस्तावकों की संख्या बढ़ाई, 50 कर दी, समझ गए? तो ये भी ध्यान रखना, एक अधिनियम बना हुआ है। एक राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति निर्वाचन के नियम है, रूल्स है, जो आपके 1974 में बने हुए हैं। तो पहले मुझे बताओ, अगर सुप्रीम कोर्ट ने किसी व्यक्ति के राष्ट्रपति के रूप में नियुक्ति को अवैध घोषित कर दिया है, तो सुप्रीम कोर्ट की घोषणा से पहले उसके द्वारा किए गए कार्य अवैध नहीं माने जाएंगे और प्रभावी बने रहेंगे। और राष्ट्रपति चुनाव में यूनियन और फेडरल दोनों सिस्टम को आधार माना गया है। और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम आया हुआ है 1952 में, जिसमें खूब सारी डिटेल में दे रखा है निर्वाचन में क्या क्या चीजें होगी, कैसे होगा, तमाम बातें। और संशोधन जो है वो इसमें हमने समय समय पर अमेंडमेंट्स किए हैं, 1974 में, 77 में और 1997 में किए थे। प्रस्तावकों की जो संख्या है वो बढ़ाई थी हमने। और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति निर्वाचन नियम हमने कब बनाए थे? 1974 में। और अब लास्ट बात ये देखना, भारतीय निर्वाचन आयोग के अनुसार राष्ट्रपति चुनाव में मतदाता को प्रथम प्राथमिकता भरनी अनिवार्य होती है और बाद की वैकल्पिक होती है। जो निर्वाचक मंडल के वो है, उन पहली प्राथमिकता भरनी अनिवार्य है, बाकी वाली वैकल्पिक है, लेकिन भरना तो पड़ेगी, तभी जाके, अगर कल के दिन पहले में नहीं आया तो फिर, है ना, इसलिए भरते हैं। तो ये थोड़ी बातें ध्यान रखना। तो बताओ, देखिए आज की क्लास आपको समझ में आई है? आज की क्लास हमने यहां से शुरू की थी, यहां से, और मैंने आपको पूरी बातें बताई कि निर्वाचन से संबंधित कौन से आर्टिकल्स हैं। 54 है, 55 है, 57 है, 62 है, 71 है। 54 में निर्वाचक मंडल है, 55 में निर्वाचन पद्धति है, 57 में पुनर्निर्वाचन है, 62 में चुनाव है, मतलब कि भाई चुनाव पहले करवा लिए जाने चाहिए, और 71 में कोई विवाद हो जाए तो उसका निपटारा सुप्रीम कोर्ट करेगा। फिर मैंने कहा कि कौन कौन से एक्ट हैं, तो एक है राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम 1952, जिसमें हमने 74, 77 और आपके 97 में संशोधन किए थे, और एक आपके रूल है जो आपके 1974 के हैं। इसके अलावा हमने बात करी थी कि भाई हमने बाद में देखा कि भाई अप्रत्यक्ष इलेक्शन होता है, तो यानी कुछ खास लोग चुनेंगे तो एक निर्वाचक मंडल बनेगा 54 में। फिर हमने कहा आधार क्या माना जाए, राज्यों को भी प्रतिनिधित्व मिल जाए और यूनियन को भी मिल जाए। तो हमने ये भी देखा यूनियन और फेडरल होता क्या है, तो हमने तो दोनों ही सिस्टमों को क्या कर रखा है बताओ, अपना रखा है। तो ये तमाम बातें मुझे बताओ, आज की क्लास समझ में आ गई आप लोगों को अच्छे से? तो मुझे उम्मीद है कि आपने आर्टिकल 54 और 55 को बहुत ही अच्छे से समझा होगा। 54 में उसका निर्वाचक मंडल है कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं, और 55 में निर्वाचन की पद्धति है, बस इतनी बात है। और इसमें मैंने कहा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति, एकल संगमणि मत प्रणाली और गुप्त मतदान होता है, ये 55(3) में लिखा हुआ है। इसके अलावा मैंने कहा कि भाई राष्ट्रपति के चुनाव में जो रिटर्निंग ऑफिसर होता है वो लोकसभा और राज्यसभा के महासचिव होते हैं, वो रोटेशन के अनुसार बनते रहते हैं, और इसकी अधिसूचना जो है वो निर्वाचन जो आयोग है वो जारी करता है। और मैंने कहा 50 प्रस्तावक और 50 उम्मीदवार अनुमोदक होने चाहिए। 15,000 की जमानत राशि, अगर वो 1/6 भाग आप टोटल वैध मतों का नहीं प्राप्त करोगे तो आपकी जमानत राशि जब्त हो जाएगी। जमानत राशि आरबीआई के पास रिजर्व रहती है, ठीक है। ये तमाम बातें आप ध्यान रखना। तो मुझे जहां तक उम्मीद है कि आपको आज की क्लास समझ में आई होगी, अच्छे से आपने इस चीज को समझा होगा, ठीक है। बाकी बातें अपन करेंगे कल।